हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 68th बीपीएससी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में, उसके लिए कुछ हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीपीएससी में लगभग 2 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ देता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो करंट अफेयर्स जो रहता है उसमें 2 साल पुराना, जैसे इस बार 23 में एग्जाम हो रहा है तो वो 22 का तो कंप्लीट पूछेगा ही, और 21 का भी 2021 का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 22 को आप 21 का कुछ ही रहेगा, लेकिन 22 का आपका बहुत सारा क्वेश्चन तो 100% रहना है, जैन से लेके जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक का। और चूंकि एग्जाम हाल ही में होने वाला है तो मतलब 2023 का, इसमें बहुत कम चांस है कि 1-2 करंट अफेयर्स आपका रह सकता है। ज़्यादा फोकस आपका क्वेश्चन 22 से रहेगा। तो इसी वीडियो में हम 2022 से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके एग्जाम में यहाँ से नंबर आने की संभावना बढ़ेगी। दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है। 2022 में जो पद्मश्री या पूरा जो कह सकते हैं पद्म अवार्ड दिया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, याद रखिएगा 2022 में किसी को नहीं दिया गया था। 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और मतलब पद्मश्री से बहुत सारे आदमी को दिया गया था। देखिए, हमसे पूछा है कि साइंस एंड मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री किनको मिला था, तो डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन, याद रखिएगा डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में मिला था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। कर्नाटक के डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह एक जलीय कृषि वैज्ञानिक है जो भारत की नीली क्रांति की शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जलीय कृषि वैज्ञानिक है। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक और इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे हैं। उन्होंने मत्स्य पालन, लिम्नोलॉजी और जलीय सूक्ष्म जीव विज्ञान पर शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा देखिए, पुष्पमित्र भार्गव ने हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक संघ द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। शिवराम बाबूराव, जो भी हमारे ऑप्शन में थे उसका हम चर्चा कर रहे हैं। शिवराम बाबूराव भोज एक प्रतिष्ठित भारतीय परमाणु वैज्ञानिक है जिन्होंने डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुसंधान विकास में 40 वर्षों तक फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जनवरी 2022 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए, ये आपको अतुल केशव, किसको नियुक्त किया गया, तो अतुल केशव, याद रखिएगा। जो भी नया जो मतलब नियुक्तियां होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। तो अतुल केशव को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसको जो जनवरी में जो आपका यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है, इसके अध्यक्ष के रूप में अतुल केशव को नियुक्त किया है। अतुल केशव, देखिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनवरी 4, 2022 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में राजदूत अतुल केशव को नियुक्त किया है। ये राजदूत हैं अतुल केशव, इनको नियुक्त किया है। वर्तमान में वो भारत में यूनाइटेड स्टेट्स चार्ज डिफेयर्स के रूप में सेवारत हैं। केशव के प्रमुख बनने से पहले IBC की प्रमुख के रूप में कार्यरत निशा बिस्वाल यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। कुछ नियुक्तियाँ देखिए, हाल की कुछ नियुक्तियाँ देखिए। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। पीवी सिंधु आपका बैडमिंटन खेलते तो बैडमिंटन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 22 में शंघाई सहयोग संगठन जो है हमारा SCO है, SCO के नए महासचिव ग्रुप में किसने पदभार संभाला है। शंघाई सहयोग संगठन का जनवरी में किसको पदभार संभाला दिया गया है, तो झांग मिंग को, याद रखिएगा झांग मिंग। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, झांग मिंग। यूरोपीय संघ के चीन के नवनिर्माण राजदूत झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यूरोपीय संघ में चीनी मिशन के प्रमुख के रूप में 4 साल तक सेवा करने वाले झाम ने 1 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक व्लादिमीर नोरोव से पदभार संभाला, जिन्होंने 2019 में पदभार संभाला था। झांग ने अन्य देशों सहित यमन, ओमान और इजराइल में सेवा की है। उन्होंने पहले चीनी विदेश मंत्रालय में सहायक मंत्री और विदेश मामले में उप मंत्री दोनों ग्रुप में कार्य किया था। ये कुछ आपको ध्यान रखना है। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन में टोटल 8 सदस्य हैं, लेकिन एक और इसमें जुड़ गया है, तो ईरान भी इसका लेटेस्ट मेंबर हो चुका है, तो टोटल 9 है। याद रखिएगा, SCO में अगर टोटल सदस्य की संख्या 9 है, लेटेस्ट इसका कौन है, 9वां, तो ईरान है। इसमें कौन कौन है आपका, भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, गणराज्य पाकिस्तान है, रसा है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन में तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनवरी 2022 में अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की है। देखिए, भारत में जो भी आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में हिंदी में उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, कह सकते हैं हिंदी में उसकी जानकारी प्रदान करेगा। इसकी सहमति किसने व्यक्त की है? तो आपका यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है, यही एक प्रकार का वर्ल्ड हेरिटेज वगैरह को जारी करता है, तो यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने वर्षों बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता की है? देखिए, जो अपना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो आतंकवाद रोधी है समिति है, उसकी अध्यक्षता भारत ने कितने वर्ष बाद किया? तो टोटल 10 साल बाद। ऑप्शन 2 करेक्ट है। देखिए, भारत ने 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता की। आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 द्वारा की गई थी, जिसे अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनजर 28 सितंबर 2011 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। संकल्प जो 1373 देशों में अनुरोध करता है कि वे अपने देशों और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत संस्थाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से के उपायों को लागू करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, भारत ने 10 साल बाद यूएनएससी का जो आतंकवाद विरोधी संगठन है उस पर अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड जनवरी 2022 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा शुरू की गई पीएमएफएमई योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के तहत 6 ब्रांडों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है? जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसमें टोटल 6 ब्रांड को शामिल किया गया, जिसमें से कौन ऐसा है जो जिसको शामिल नहीं किया गया? तो आपका है दशहरी आम। दशहरी आम को उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। ऑल राइट, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दशहरी आम। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है पशुपति कुमार पारस ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में विकसित 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं। उन्हें 5 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में पीएमएफएमई प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत लॉन्च किया गया था। उत्पाद जो है अमृत फल, कोरी कोल्ड, कश्मीरी मंत्र, देखिए इसमें है अमृत फल है, कोरी कोल्ड है, कश्मीरी मंत्र है, मधु मंत्र है, सोमदाना और दिल्ली बेकी होल व्हीट कुकीज़ है। ये टोटल 6 इसमें शामिल है, लेकिन दशहरी आम उसमें शामिल नहीं है। दशहरी आम एक आम की खेती है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के लखनऊ जिले के काकोरी के पास एक गाँव में हुई थी। मलिहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है वो दशहरी आम का आपका सबसे बड़ा कह सकते उत्पादक है। मंत्रालय ने योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत चयनित एक जिले के एक उत्पाद के 10 ब्रांड विकसित करने के लिए नेफेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑल राइट, ये भी थोड़ा बहुत जानकारी आप अपने पास रखें। नेक्स्ट है, जनवरी 22 में किस देश ने यूरोपीय संघ की घूर्णन अध्यक्षता, जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो रोटेशनल अध्यक्षता उसका ग्रहण किया है? तो ये फ्रांस है। फ्रांस को इस बार दिया गया था, मतलब पूरा जो रोटेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता इस बार किसको दिया गया? यूरोपियन यूनियन का, तो फ्रांस को। याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फ्रांस। फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ के घूर्णन रोटेटिंग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। फ्रांस ने पिछले 14 वर्षों में पहली बार अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ओके, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश इसमें शामिल है। उसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी। परिषद की अध्यक्षता हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच घूमती है। इस 6 महीने की अवधि के दौरान अध्यक्ष देश परिषद के में हर स्तर पर बैठक का आयोजन करेगा, जिसमें परिषद में यूरोपीय संघ के काम की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के शीर्ष पर फ्रांस का यह 13वां मौका होगा। फ्रांस 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता करेगा। परिषद का अध्यक्ष देश बैठकें आयोजित करता है, समझौता करता है, निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुसंगतता और निरंतरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 22 में निम्नलिखित में से किसने देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया? देखिए, देश का पहला ऑटो सेक्टर, जो भी फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आता है या लॉन्च कहिए हो सकता है या अपॉइंटमेंट होता है या कोई भी चीज़ ओवरऑल फर्स्ट हो, पहली बार हो, तो उसके बारे में 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यही है कि देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया है। कब किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया। याद रखिएगा, निप्पॉन लाइफ इंडिया पेमेंट एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 22 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते हेतु पहले दौर की वार्ता संपन्न की है? मुक्त मतलब फ्री ट्रेड के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले बार भी, तो यूके के साथ यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 28 जनवरी 2022 को द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते हेतु वार्ता के पहले दौर का समापन किया। वार्ता में 26 नीतिगत क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसमें
माल और सेवाओं जैसी वित्तीय सेवाओं द्वारा और दूरसंचार आदि में व्यापार शामिल है। दूसरे दौरे की वार्ता 60 मार्च 2022 को होनी है। दोनों ने 2022 के अंत तक वार्ता समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वार्ता में वित्तीय सेवाओं और दूरसंचार, निवेश, बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों सहित वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार क्षेत्र जैसे शामिल हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में विमोचित पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, जो मतलब बुक लॉन्च हुआ था ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड ने इनको किताब को लिखा था। रस्किन बॉन्ड, देखिए लेखक रस्किन बॉन्ड अपनी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर आए हैं, जो उस देश के प्रति श्रद्धा दिखाता है जो 84 वर्षों से उनका घर रहा है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। रस्किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मतलब बहुत बड़े चर्चित नाम है रस्किन बॉन्ड। आपने इनके किताबें पढ़ा होगा, कहानियाँ पढ़ी होगी, इंग्लिश में ये लिखते हैं। सुबारी प्रसाद द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक की लेखिका हैं। जो सुबीरा प्रसाद हैं वो द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक की लेखिका है, जो मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध की त्रयी के दूसरी पुस्तक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है जो जनवरी 2022 में पृथ्वी से 10 लाख मील दूर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गए? देखिए स्पेस टेलीस्कोप का नाम पूछा है जो जनवरी 2022 में पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर अपने अंतिम जो लास्ट उसका गंतव्य था, डेस्टिनेशन, तो वहां पहुंच गया। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो था वो पहुंच चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने अंतिम डेस्टिनेशन यानी कॉस्मिक पार्किंग स्थल पर पृथ्वी से 10 लाख मील दूर पहुंच गया है। यह दूसरे लैंग्रेज बिंदु या L2 पर पहुंच गया है। यह गर्मियों तक अपना विज्ञान मिशन शुरू कर देगा, जिसमें बिग बैंग के बाद बनने वाली आकाशगंगाओं की पहली पीढ़ी के लिए 13.5 अरब साल के समय में अपने उच्च रिजोल्यूशन इंफ्रारेड उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप पर नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। जेम्स वेब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तीनों का नाम आया था आपका, नासा जो है आपका यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी, तीनों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब तीनों कोलैबोरेट करके इसको डेवलप किया है। टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है, जो 1961 से 68 तक नासा के प्रशासक थे और उन्होंने अपोलो कार्यक्रम में एक अभिन्न भूमिका निभाई थी। जो अपोलो का जो प्लान था उसका नासा का, उसमें उन्होंने जेम्स ई जो वेब थे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे नासा में, उनके नाम पर रखा गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF प्लस गांव घोषित किया है? मतलब किस राज्य ने जनवरी 2022 से पहला ODF खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया? तो मिजोरम। ये कौन है आपका? मिजोरम। ओपन डेफिकेशन फ्री जो विलेज है मिजोरम ने उसको घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सरकारी मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया? देखिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज किसने शुरू किया? तो आवासन और शहरी मंत्रालय जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, MHOUA, इसके मंत्री का नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका मिनिस्टर का नाम कौन है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, इसके मंत्री का नाम क्या है जरूर बताइएगा। तो ये इन्होंने लॉन्च किया था जनवरी 2022 में आपका स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। ओके, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र सरकार के मंत्रियों में से किसने जनवरी 2022 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया है? किसने? तो मीनाक्षी लेखी। ओके, ये मीनाक्षी लेखी जी ने इन्होंने किया है। देखिए केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री जो है आपका मीनाक्षी लेखी ने 27 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आज़ादी का महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत की गुमनाम नायिकाओं को पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन अमर चित्रकथा के सहयोग से किया गया है। इसमें उन रानियों की कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष में औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ाई की। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 20 जनवरी 2022 को वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदय माहुरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखित और वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के उद्घाटन सत्र को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जो इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस है, प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो जब हमारा रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को। याद रखिएगा 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी।
विश्व सीमा शुल्क संगठन जो वर्ल्ड आपका जो कह सकते हैं WCO के उद्घाटन सत्र को मनाने के लिए 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, जो इस दिन 1953 में आयोजित किया गया था। विश्व सीमा शुल्क संगठन का गठन 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में किया गया था। 2022 के लिए विषय वस्तु स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग और डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम है। विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे है, टीचर्स डे नहीं, नेशनल टीचर्स डे आपका 5 सितंबर को, लेकिन 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत अपना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। सॉरी 25 जनवरी, 25 है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1949 को ही 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने 2022 में विक्रम 1 रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए $4.5 मिलियन जुटाए हैं? ये आपका स्काई रूट है। स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस जो है इन्होंने ऐसा किया है, स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए स्काई रूट एरोस्पेस ने $4.5 मिलियन के ब्रिज फंडिंग राउंड की घोषणा की है। इसका उपयोग 2022 में विक्रम 1 रॉकेट के प्रक्षेपण की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए किया जाएगा। रॉकेट एक ठोस प्रणोदित इंजन जो आपका सॉलिड प्रोपल्जन इंजन है, कलाम 5 द्वारा संचालित है। स्काई रूट ने दिसंबर 20 में अपने इंजन का प्रदर्शन किया था। नवंबर 21 में इसने अपना पहला पूरी तरह से 3D मुद्रित क्रायोजेनिक सेकेंड चरण रॉकेट इंजन का भी प्रदर्शन किया, जिसे धवन 1 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 22 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तटों में ONGC की 350 किलोमीटर उप समुद्री पाइपलाइनों को विकसित करने का अनुबंध हासिल किया है? ये आपका लार्सन एंड टर्बो, LNT जो है, लार्सन एंड टर्बो इन्होंने ऐसा किया है, याद रखिएगा, लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक को जनवरी 2022 में नेशनल बैड एसेट कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी मिली है? तो नेशनल बैड एसेट ये भारतीय स्टेट बैंक, SBI को ऐसा मंजूरी मिला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से भारत में कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इजराइल सरकार के टोटल 150 गांवों को हमारा जो उत्कृष्टता के गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, तो 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 22 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पूंजीगत वस्तु योजना के दूसरे चरण के तहत कितने उन्नत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल 4। कितना, याद रखिएगा, टोटल 4 उन्नत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 4 है। तो ये कुछ क्वेश्चन था आपका जनवरी 2022 से रिलेटेड, जो आपकी 68th BPSC में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जरूर इसको आप 1 से 2 बार देख लें, आसान क्वेश्चन है, और जनवरी से अगर आना है तो यही सब क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखिएगा। ओके, कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके BPSC से रिलेटेड और कोई भी एग्जाम हो आपका, उससे रिलेटेड हम चीज़ें टाइम टू टाइम कंटेंट डालते रहते हैं, नोटिफिकेशन जो भी आता है हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।